हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी मुद्रा और ये जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनसे जुड़े वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष और मैकेनिज्म डिकोड करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल, और हम सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। हाँ, रटना नहीं है, हम समझेंगे कि कोई चीज अगर हो रही है तो वो क्यों और कैसे हो रही है। बिना किसी फालतू कहानी के सीधे काम की बात पर आते हैं, ठीक है? ये अप्रोच बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब बात यूपीपीसीएस या किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा की होती है ना, तो सिर्फ सतह पर तैरने वाले फैक्ट से काम चलता नहीं है। गहराई में जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, गहराई में जाकर कॉन्सेप्ट्स की एकदम जड़ पकड़नी पड़ती है। तो चलिए फिर जड़ों से ही शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, देश के भीतर ये जो विदेशी व्यापार के नियम है, ये कौन बनाता है? मतलब आमतौर पर जब भी पैसे या व्यापार का जिक्र होता है तो दिमाग में तुरंत वित्त मंत्रालय का नाम आ जाता है। और यकीन मानिए, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये परीक्षाओं का एकदम क्लासिक ट्रैप है। अच्छा। हाँ, विदेशी व्यापार नीति, जिसे हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एफटीपी कहते हैं, वो वित्त मंत्रालय नहीं बनाता। ये जो जिम्मेदारी है, ये भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की है। एक मिनट। अगर व्यापार का सारा लेन देन, सारा खेल पैसे में ही हो रहा है तो वित्त मंत्रालय से क्यों नहीं संभालता भाई? मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस है ना, वो सिर्फ टैक्स या बजट के हिसाब किताब पर नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय का मेन काम ये देखना है कि देश के उद्योग, हमारी फैक्ट्रियां आखिर क्या बना रही हैं और उन चीजों के लिए दुनिया भर में बाजार कैसे खोजा जाए। इस नीति के मतलब एफटीपी के 3 बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से? पहला, निर्यात को बढ़ावा देना, यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। ठीक है। दूसरा, व्यापार संतुलन या ट्रेड बैलेंस को सुधारना। और तीसरा, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा करना। अच्छा, तो व्यापार संतुलन सुधारने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम आयात कम करें, मतलब बाहर से कम खरीदें, और निर्यात ज्यादा करें, ताकि जो पैसा है वो देश से बाहर जाने के बजाय देश के अंदर आए। एकदम सही। लेकिन देखिए, ये तो हो गई घरेलू नीति की बात, अपने घर की बात। पर जब एक बार माल देश की सीमा पार कर लेता है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, तो वहां तो भारत के वाणिज्य मंत्रालय का नियम चलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे खेल का रेफरी कौन है? देखिए, वैश्विक स्तर पर ये सारा काम कुछ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं करती हैं। और इस पूरे ढांचे को, इस सिस्टम को समझने के लिए ना, हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 1944 में। 1944 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास का समय? हाँ, बिल्कुल वही समय। दुनिया युद्ध से बाहर आ रही थी, अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं। तब उस वक्त 2 बहुत बड़ी संस्थाओं का जन्म हुआ। एक आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। तो दोनों की स्थापना 1944 में हुई, और दोनों का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। ये तथ्य तो याद रखने में काफी आसान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, अगर दोनों एक ही समय पे बने और एक ही शहर से, एक ही जगह से काम करते हैं, तो क्या इन दोनों के काम एक जैसे नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग है। इसे समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बताइए। आप समझ लीजिए कि जो आईएमएफ है ना, हाँ। वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का डॉक्टर है। डॉक्टर? वो कैसे? देखिए, जब कोई देश आर्थिक रूप से बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, मतलब उसके पास अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए, बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्राएं नहीं बचती। जैसे 1991 में हमारे साथ यानी भारत के साथ हुआ था, या अभी हाल ही में हमने श्रीलंका के साथ देखा। एकदम सही उदाहरण। तो जब ऐसी हालत होती है ना, हाँ। तब आईएमएफ बीच में आता है, हस्तक्षेप करता है। इसका जो मेन काम है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट को गिरने से रोकना। मतलब ये इमरजेंसी रूम वाला डॉक्टर है। हाँ। जो अर्थव्यवस्था की जान बचाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर आईएमएफ इमरजेंसी रूम का डॉक्टर है, तो फिर ये विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक वो फाइनेंसर है जो आपको घर बनाने के लिए या स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए लंबा लोन देता है। लंबी अवधि का लोन। हाँ, विश्व बैंक कोई संकट के समय इमरजेंसी फंड नहीं बांटता, बल्कि ये विकासशील देशों को उनके बुनियादी ढांचे, जैसे सड़क हो गई, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण मुहैया कराता है। अरे वाह,
ये अंतर तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। 1944 वॉशिंगटन डीसी, एक तरफ डॉक्टर है अपना IMF और दूसरी तरफ फाइनेंसर है विश्व बैंक। सही कहा। लेकिन यहाँ एक मिथ है, एक बहुत बड़ा भ्रम है जिस पर बात करना जरूरी है। कौन सा भ्रम? जब भी इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो अक्सर लोगों को लगता है कि शुरू से ही विश्व व्यापार संगठन यानी WTO सारे नियम तय करता आ रहा है। हाँ, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक बहुत ही आम मिथक बनाम तथ्य वाला सवाल है। सच्चाई ये है कि WTO हमेशा से तो था ही नहीं। इसकी स्थापना बहुत बाद में 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो एक मिनट, अगर ये 1995 में बना तो उससे पहले, मतलब 90s के दशक से पहले दुनिया भर के ये जो व्यापारिक विवाद होते थे, इन्हें कौन सुलझाता था? ऐसा नहीं है कि नियम नहीं थे, नियम थे। WTO ने जिस संस्था की जगह ली ना, उसका नाम था GATT, GATT, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। अच्छा, GATT। हाँ, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो फिर 1947 से चल रही एक इतनी पुरानी व्यवस्था को अचानक खत्म करके 1995 में WTO नाम की एक पूरी नई संस्था खड़ी करने की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब क्या सिर्फ नाम बदलना था इनको? नहीं, ये कोई सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। ये दरअसल काम के दायरे का बहुत बड़ा विस्तार था। वो कैसे? देखिए, जो पुराना GATT था ना, वो केवल वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था, यानी गुड्स। अगर गेहूं, कपड़ा या मशीनों का व्यापार हो रहा है तो GATT नियम बनाएगा। ठीक है। लेकिन 1990 के दशक तक आते आते दुनिया काफी बदल चुकी थी। सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, बीमा जैसी जो सेवाएं हैं और साथ ही बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और GATT के पास इनके लिए कोई नियम नहीं था, राइट? बिल्कुल, GATT के पास इनका कोई जवाब नहीं था। इसलिए दुनिया को एक अधिक शक्तिशाली और व्यापक संस्था की जरूरत महसूस हुई और तब जाकर 1995 में WTO का जन्म हुआ, जो वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी अपने दायरे में लेता है। क्या बात है! ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है कि क्यों ये बदलाव हुआ। मतलब परीक्षाओं में सिर्फ ये रट लेना कि WTO ने GATT की जगह ली, ये काफी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा सेवाओं और बौद्धिक संपदा को शामिल करने के लिए किया गया। एकदम सही। अब जब हमने इन रेफरी और नियमों को थोड़ा समझ लिया है तो चलिए एक डेटा हाइलाइट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, भारत का अपना जो बही खाता है वो कैसा दिखता है? हम दुनिया से क्या ले रहे हैं और दुनिया को क्या दे रहे हैं? देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये आंकड़ों और हमारी अर्थव्यवस्था की असली कहानी बयां करता है। अगर हम भारत के आयात और निर्यात के क्रम को देखें तो एक बहुत ही रोचक तस्वीर सामने आती है। तो चलिए पहले निर्यात से शुरू करते हैं। भारत जिन चीजों से सबसे ज्यादा पैसा कमाता है उनका जो क्रम है वो कुछ इस तरह है। पहले नंबर पे है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे नंबर पे है रत्न एवं आभूषण यानी जेम्स एंड ज्वेलरी, तीसरे नंबर पे है फार्मास्यूटिकल्स यानी हमारी दवाइयां, और चौथे नंबर पर आती हैं IT सेवाएं। और इसके ठीक विपरीत अगर हम भारत के आयात की बात करें, हाँ, मतलब जो चीजें हम खरीद कर अपना सबसे ज्यादा पैसा देश के बाहर भेजते हैं, उसमें नंबर 1 पर है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। हाँ, दूसरे नंबर पर है सोना और तीसरे नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। तो यहीं पर वो आहा मोमेंट आता है जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद बेच रहा है। मतलब अगर हमारे पास तेल के कुएं हैं ही नहीं तो हम तेल के निर्यातक कैसे बन गए भाई? इसी को तो अर्थशास्त्र की भाषा में मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कहते हैं। और सच कहूं तो ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत है। अच्छा। देखिए, ये सच है कि भारत के पास जमीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल नहीं है। इसलिए हम दुनिया भर से, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो या फिर रूस, वहां से लाखों बैरल कच्चा तेल आयात करते हैं। लेकिन हमारे पास दुनिया की कुछ सबसे विशाल और अत्याधुनिक ऑयल रिफाइनरीज मौजूद हैं। मतलब हम जमीन से निकला हुआ वो काला गाढ़ा कच्चा तेल बाहर से खरीदते हैं, उसे अपनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में प्रोसेस करते हैं। एकदम सही पकड़े। उस कच्चे तेल को हम अपनी रिफाइनरीज में साफ करते हैं, उससे पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हवाई जहाज में डलता है और बाकी पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं। क्या बात है! और फिर इन्हीं पेट्रोलियम उत्पादों को हम वापस यूरोप, अमेरिका और बाकी देशों को अपना मुनाफा जोड़कर ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। वाह!
कच्चे तेल को आयात करना और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात करना ये भारत की भारी रिफाइनिंग क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये तो एकदम हमारे सोने के व्यापार जैसा ही हो गया। बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि अगर हम लिस्ट को देखें तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा आयात सोना है। हाँ। और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात रत्न एवं आभूषण है। हाँ। मतलब हम ईंटों या बिस्किट के रूप में कच्चा सोना मंगाते हैं, फिर हमारे जो बेहतरीन कारीगर हैं वो उसे तराश कर खूबसूरत जेवर बनाते हैं और फिर हम उस पर अपना मुनाफा, अपनी कारीगरी की कीमत जोड़कर वापस दुनिया को बेच देते हैं। एकदम सही। हम दुनिया की सप्लाई चेन में ना अब केवल एक उपभोक्ता नहीं रह गए हैं, हम एक बहुत बड़े प्रोसेसर बन चुके हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन देखिए, इस सारे लेन देन के बीच एक और चीज है जो किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होती है। वो क्या? जब हम निर्यात करके सामान बेचकर विदेशी मुद्रा कमाते हैं तो वो सारा पैसा जाता कहाँ है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसे ही विदेशी मुद्रा भंडार या आम भाषा में फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं। ओह, फॉरेक्स रिजर्व। अखबारों में तो हर दूसरे दिन खबर छपती है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व इतने अरब डॉलर के पार हो गया या गिर गया। तो ये फॉरेक्स रिजर्व असल में है क्या? क्या ये आरबीआई के बेसमेंट में किसी विशाल तिजोरी में रखे हुए डॉलर के बंडल हैं? और इसका बॉस कौन है आखिर? इसका जो बॉस है या कहें इसका जो कस्टोडियन है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ही है। अच्छा, आरबीआई ही संभालता है इसे? बिल्कुल। आरबीआई का काम केवल मशीन से नए नोट छापना या बैंकों पर नजर रखना नहीं है, बल्कि वो देश के इस विशाल खजाने का रक्षक भी है। इसे आप किसी कार के शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझ सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर, वो कैसे काम करता है अर्थव्यवस्था में? देखिए, मान लीजिए वैश्विक बाजार में कोई अचानक से संकट आ गया या रातों रात तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, जो अक्सर होता ही रहता है। हाँ, तो ऐसे में क्या होगा? हमारे रुपए की कीमत तेजी से गिरने लगेगी। तब आरबीआई इस फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करता है। वो बाजार में अपने डॉलर बेचना शुरू कर देता है ताकि रुपए को बहुत ज्यादा गिरने से, क्रैश होने से बचाया जा सके। ये पूरी अर्थव्यवस्था को ना बाहरी झटकों से बचाता है। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। इस फॉरेक्स रिजर्व में आखिर होता क्या क्या है? क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर ही भरे होते हैं? नहीं, और ये परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फॉरेक्स रिजर्व केवल डॉलर से नहीं बनता, इसके ना 4 प्रमुख घटक होते हैं, यानी 4 कंपोनेंट्स। अच्छा, 4 चीजें होती हैं इसमें? हाँ। पहला है विदेशी मुद्रा संपत्ति, जिसमें डॉलर, यूरो, पाउंड जैसी दुनिया की प्रमुख मुद्राएं शामिल होती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। दूसरा है स्वर्ण यानी सोने का भंडार। तीसरा है एसडीआर। रुके, ये एसडीआर क्या भला है? मतलब सोना और डॉलर तो समझ आते हैं, लेकिन ये एसडीआर कोई नई या गुप्त करेंसी है क्या? नहीं, एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स? हाँ, ये कोई कागज का नोट या ऐसा सिक्का नहीं है जिसे आप अपनी जेब या पर्स में रख सकें। ये दरअसल आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक कह सकते हैं कृत्रिम मुद्रा प्रणाली है। कृत्रिम मुद्रा? आसान भाषा में समझे तो ये दुनिया की 5 सबसे मजबूत मुद्राओं का एक समूह है, एक बास्केट है। और वो 5 मुद्राएं कौन सी हैं? वो है डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। ओहो, मतलब इन 5 का एक कॉम्बो पैक है ये। बिल्कुल। इसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल है ना, वो आईएमएफ के भीतर देशों के बीच हिसाब किताब रखने के लिए होता है, और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इसका भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है। समझ गया, यानी ये आईएमएफ की अपनी खुद की एक अकाउंटिंग यूनिट है। हाँ। तो चलिए, 3 घटक तो पक्के हो गए, विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना और एसडीआर। चौथा क्या है? चौथा और आखिरी है आईएमएफ में रिजर्व ट्रांच। रिजर्व ट्रांच, ये क्या होता है? यह एक प्रकार का आपातकालीन कोटा होता है जो हर सदस्य देश का आईएमएफ के पास एकदम सुरक्षित रखा रहता है। अच्छा। और जब भी देश को जरूरत पड़े तो वो बिना किसी शर्त के इसे वहां से निकाल सकता है। तो ये चारों चीजें जब मिलती हैं तब जाकर किसी भी देश का संपूर्ण विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। ये तो बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो गया। अब इन वैश्विक संस्थाओं और भारत के अपने खुद के बही खाते को समझने के बाद कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए। देखिए, दुनिया सिर्फ ग्लोबल और लोकल में तो बटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल यह है कि अगर डब्ल्यूटीओ जैसी इतनी विशाल संस्था पहले से मौजूद है, तो फिर देशों को ये जो क्षेत्रीय गठबंधन होते हैं, रीजनल अलायंस, ये बनाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, डब्ल्यूटीओ में आज 160 से ज्यादा देश हैं। बहुत बड़ी भीड़ है। और
इतनी बड़ी भीड़ में वहाँ हर छोटे व्यापारिक मुद्दे पर सभी की सहमति बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है ना। इसीलिए देश अपने भौगोलिक पड़ोसियों के साथ या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति उनके जैसी है उन देशों के साथ मिलकर छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। मतलब अपने अपने गुट बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि पड़ोसियों के साथ व्यापार करना थोड़ा सस्ता होता है, सीमा शुल्क या टैरिफ्स घटाना आसान होता है और जो एक सांस्कृतिक जुड़ाव होता है वो भी काफी मदद करता है। जैसे कि हमारा सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एकदम सही। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। ये पूरी तरह से हमारे जो पड़ोसी देश है उनका समूह है। बिल्कुल। और इसी तर्ज पर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने आसियान बनाया। आसियान, हाँ, इसकी स्थापना सार्क से काफी पहले 1967 में ही हो गई थी और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। चलिए, सार्क और आसियान तो समझ में आते हैं कि ये भौगोलिक रूप से जुड़े हुए एक साथ वाले देश हैं। लेकिन ये जो ब्रिक्स है, BRICS, इसका क्या तुक बनता है? क्यों? क्योंकि इसके सदस्य देश देखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये तो दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में फैले हुए हैं। इनका भूगोल तो मिलता नहीं, फिर ये आपस में क्यों जुड़े हैं? ये एक बहुत ही तीखा और शानदार सवाल है। हाँ, देखिए, ब्रिक्स कोई भौगोलिक नजदीकियों का समूह नहीं है। ये असल में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन है, यानी इमर्जिंग इकोनॉमीज। अच्छा, मतलब जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं। हाँ, इन देशों ने ये महसूस किया कि विश्व बैंक और IMF जैसी जो पुरानी संस्थाएं हैं, उन पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, उनका दबदबा है। हाँ, जो कि है भी। बिल्कुल। इसलिए उस पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए और अपनी एक समानांतर आर्थिक ताकत खड़ी करने के लिए दुनिया की इन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने महाद्वीपों की सीमाएं लांघकर ब्रिक्स का निर्माण किया। वाह, ये तो एक बहुत ही रणनीतिक, एकदम जियोपॉलिटिकल कदम है। बिल्कुल है। अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका इंतजार परीक्षा की तैयारी करने वाले हर व्यक्ति को होता है। मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम क्वेश्चन। जी हाँ, सबसे संभावित प्रश्न। तो देखिए, अगर हम पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का यानी PYQs का ट्रेंड देखें तो सबसे ज्यादा संभावित प्रश्न मिलान करे वाले आते हैं, मतलब मैच द फॉलोइंग। परीक्षा सेट करने वाले आपको एक तरफ 4 संस्थाओं के नाम देंगे और सामने 4 स्थापना वर्ष। और अब तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। WTO देखते ही सीधे 1995 पर टिक करना है। एकदम सही। और अगर IMF या विश्व बैंक दिख जाए तो बिना सोचे समझे 1944 से मिलान कर देना है। बिल्कुल। और सार्क का मिलान किससे होगा? सार्क का मिलान होगा 1985 से। बेहतरीन। इसके अलावा एक और सीधा सवाल जो आपने पहले स्पष्ट किया था कि विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन कौन है? हाँ, और उसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर है RBI। वित्त मंत्रालय पर भूलकर भी टिक नहीं लगाना है। एकदम सही। लेकिन देखिए, एग्जाम के लिए कुछ और भारी भरकम टॉपिक्स की लिस्ट भी दी गई है सोर्स मटेरियल में। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, FDI, FPI। क्या ये सिर्फ रटने वाले शब्द हैं या इनका कोई आसान मतलब भी होता है? अरे, इन्हें समझना तो बहुत ही आसान है। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट से शुरू करते हैं। बताइए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक देश का पूरी दुनिया के साथ एक साल में जो भी वित्तीय लेन देन हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड। अच्छा, मतलब बस रिकॉर्ड बुक है एक? हाँ, इसे आप एक तरह का देश का नेशनल बैंक स्टेटमेंट समझ सकते हैं। क्या बात है, नेशनल बैंक स्टेटमेंट। और ये FDI और FPI का क्या अंतर है? ये दोनों ही तो विदेशी निवेश हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, तो इनमें फर्क क्या है? इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। अगर कोई विदेशी कंपनी भारत आती है, यहाँ आकर अपनी बाकायदा फैक्ट्री लगाती है, मशीनें खरीदती है और हमारे लोगों को नौकरी देती है जी, तो वो FDI है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये एक लंबी अवधि का टिकाऊ निवेश होता है। ठीक है। इसके उलट अगर कोई विदेशी निवेशक सिर्फ भारत के शेयर बाजार में अपना पैसा लगाता है, बस कंप्यूटर पर बैठकर शेयर खरीदता और बेचता है, तो वो FPI है, यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ओहो, तो मतलब FPI वाले तो रातों रात अपना शेयर बेचकर अपना पैसा निकालकर भाग सकते हैं। बिल्कुल भाग सकते हैं, लेकिन जिसने यहाँ ईंट गारे से फैक्ट्री लगाई है, जो FDI लेकर आया है, वो रातों रात अपनी फैक्ट्री उठाकर तो नहीं भाग सकता ना। हाँ, वो तो संभव ही नहीं है।
इसीलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एफडीआई हमेशा ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद माना जाता है। क्या बात है। ये फैक्ट्री बनाम शेयर बाजार के उदाहरण ने तो एफडीआई और एफपीआई का अंतर हमेशा के लिए एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। मुझे भी यही लगता है।